जय हिंद मित्रों, जियो बुद्धा क्लासेज में आप लोगों का स्वागत है। आज हम कुछ दिन के बाद जो है कि आप लोगों के पास वीडियो ला रहे हैं। इसका कारण था कि थोड़ा सा हमको आँख में कुछ प्रॉब्लम आ जाने के कारण हम स्लाइड तैयार नहीं कर पा रहे थे, जिसके कारण हम वीडियो अपलोड नहीं कर पाए थे। चलिए आज जो है कि हम कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने जा रहे हैं, जो विभिन्न एग्जामों में इससे संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे देखिए कि प्रथम क्वेश्चन जो है, पृथ्वी के उत्पत्ति से संबंधित वायव्य राशि परिकल्पना का प्रतिपादन किसके द्वारा ने किया। यानी वायव्य राशि की परिकल्पना का प्रतिपादन है तो ए में जो है लाप्लस महोदय, बी में जो है चैम्बरलिन महोदय, सी में जो है कांट और डी में जेम्स जीन्स। तो वायव्य राशि की परिकल्पना जो है कांट महोदय के द्वारा किया गया था, तो इसका सही आंसर सी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए कि पृथ्वी का औसत घनत्व कितना है। तो ऑप्शन ए में जो है कि 3.0, बी में जो है 4.5, सी में जो है 3.5, डी में जो है 5.5। तो देखिए पृथ्वी की औसत घनत्व जो है 5.5 है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखिए। अगला क्वेश्चन है कि एडवर्ड स्वैस ने रासायनिक संरचना के आधार पर पृथ्वी को कितने परत में विभाजित किया था, यानी कितने लेयर में उसको विभाजित किया गया है। तो ऑप्शन ए में 3 है, बी में 4 है, 5 सी में 5 है और डी में 6 है। तो एडवर्ड स्वैस महोदय द्वारा पृथ्वी की जो रासायनिक विभाजन किया गया है वह 3 भाग में किया गया है। तो इसका सही आंसर ए होगा, जो सियाल, सीमा, नीफे के रूप में जो विभाजित की गई है। तो चलिए अगले क्वेश्चन के अगला क्वेश्चन है कि रेपटी असमर्थता किन 2 परतों को अलग करती है। यानी रेपटी डिसकंटिन्यूटी जो है वह किन किन परतों को अलग करती है। तो ऑप्शन ए में जो है क्रस्ट मेंटल, बी में जो है मेंटल कोर, सी में जो है ऊपरी मेंटल निचली मेंटल, डी में जो है बाह्य कोर निचली कोर। तो रेपटी असमर्थता जो है ऊपरी मेंटल और निचली मेंटल को अलग करती है। जो अर्थ सरफेस का, अगर इस सरफेस से हम नीचे जाए तो 700 किलोमीटर की गहराई पे जो पाई जाती है वह रेपटी असमर्थता पाई जाती है। जहाँ से क्या है कि 700 मीटर के ऊपर वाली जो पार्ट है वह ऊपरी मेंटल है और उसके नीचे वाली जो पार्ट है वह निचली मेंटल है। तो इसका सही आंसर सी होगा। चलिए अगला देखिए, आइसोस्टैसिस शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम बार किसने किया था। तो ए में जो है डट्टन, बी में यरी, सी में प्राट, डी में बॉबी। तो आइसोस्टैसिस शब्द का प्रथम बार प्रयोग जो है डट्टन महोदय के द्वारा किया गया था। तो इसका सही आंसर ए होगा। चलिए अगला देखिए, पेंथालासा किसे कहा जाता है। तो ऑप्शन ए में बृहद जलीय भाग, बी में जो है स्थलीय भाग, सी में पर्वतीय है, डी में मैदानी भाग है। तो देखिए पेंथालासा जो है बृहद जलीय क्षेत्र को कहा जाता है। जब पृथ्वी एक समय जहाँ के सभी स्थलीय भाग जब एक साथ जुड़ी हुई थी तो उसको पेंजिया कहते थे और उसको चारों तरफ जो बृहद जलीय क्षेत्र था उसको पेंथालासा कहा जाता था। तो बृहद जलीय भाग को कहा जाता है पेंथालासा। तो इसका सही आंसर ए होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, पेंजिया का विभंजन किस काल में हुआ। यानी जो पूरे समूह में जो स्थल जुड़ी हुई थी उसको पेंजिया कहते थे, उसका विभंजन किस काल में हुआ। तो ए में जो है कैम्ब्रियन युग, बी में मायोसीन युग, सी में होलोसीन युग, डी में कार्बोनिफेरस युग। तो पेंजिया का विभंजन जो है कार्बोनिफेरस पीरियड में हुई थी। तो इसका सही आंसर डी होगा। खनिज तेल का निक्षेप किस प्रकार की चट्टानों में पाई जाती है। तो ऑप्शन ए में आग्नेय चट्टान, बी में अपसादी चट्टान, सी में रूपांतरित चट्टान, डी में जो है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए कि खनिज तेल जो है यह अपसादी चट्टानों में पाई जाती है। तो इसका सही आंसर जो होगा वह बी होगा। चलिए अगला देखिए, लोएस किस प्रकार की स्थलाकृतियां हैं। तो ए में जो है ग्लेशियर निर्मित, बी में वायु निर्मित, सी में नदी निक्षेप, डी में जो है ज्वालामुखी निर्मित। तो लोएस जो है कि वायु निर्मित स्थलाकृतियां हैं। यानी जब वायु जो है कि बारीक कण को उड़ाकर ले जाती है और कहीं दूर जाकर जब उस बारीक कण को निक्षेप करती है तो उस निक्षेप से जो स्थलाकृति का निर्माण होती है उसको लोएस कहते हैं, जो बारीक कण वाली। तो यह वायु निर्मित होगी। तो इसका सही आंसर बी।
चलिए अगला देखिए कि प्राथमिक चट्टान किसे कहते हैं। तो ए में जो है अपसादित चट्टान को, बी में जो है नदी निक्षेपण से, सी में रूपांतरित चट्टान को, डी में जो है आग्नेय चट्टान को। तो प्राथमिक चट्टान जो है वह आग्नेय चट्टान को कहा जाता है। तो इसका सही आंसर डी होगा, क्योंकि अर्थ सरफेस के ऊपर जो है सबसे प्रथम चट्टान की जो उत्पत्ति हुई थी वह आग्नेय चट्टान की उत्पत्ति हुई थी। इसी कारण जो है आग्नेय चट्टान को प्राथमिक चट्टान भी कहते हैं। तो इसका सही आंसर डी होगा। विश्व का सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश कौन सा है। तो ए में जो चीन है, बी में भारत है, सी में भी भारत और डी में पाकिस्तान। तो सही आंसर देखिए कि इसका जो होगा कि चीन होगा। यानी ए जो है कि वह विश्व में सबसे अधिक चावल का उत्पादन करने वाला देश जो है चीन है, और दूसरा सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश भारत है। तो इसमें प्रथम पूछा गया विश्व का तो वह चीन होगा। तो इसका सही आंसर ए होगा। अब देखिए प्राकृतिक रबर का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है। तो ए में इंडोनेशिया, बी में मलेशिया, सी में थाईलैंड है, डी में जो है वियतनाम। तो थाईलैंड जो देखते हैं विश्व का सबसे बड़ा प्राकृतिक रबर उत्पादक देश है। तो इसका सही आंसर सी होगा। मत्स्य उत्पादन में किस देश का स्थान प्रथम है। तो विश्व पटल पे जो देखते हैं मत्स्य उत्पादन में प्रथम स्थान वाली जो देश कौन है। तो ए में जो है जापान, बी में भारत, सी में चीन, डी में इंडोनेशिया है। तो इसका सही आंसर ए होगा। जापान जो है विश्व का सबसे बड़ा मत्स्य उत्पादक देश है। दूसरा जो है कि चीन है। तो इसका सही आंसर ए होगा। अब देखिए वर्तमान विश्व में सूती वस्त्र का सबसे बड़ा निर्माता कौन सा देश है। यानी सूती वस्त्र के निर्माण करने वाला सबसे बड़ा देश कौन सा है। तो ऑप्शन ए में पाकिस्तान, बी में भारत, सी में एशियाई रूस, डी में चीन है। तो इसका सही आंसर डी होगा, यानी चीन। यानी विश्व में सबसे बड़ा जो है सूती वस्त्र उत्पादक देश जो है वह चीन है। तो इसका सही आंसर डी है। देखिए अगला क्वेश्चन, पश्चिमी एशियाई देशों का प्रमुख व्यवसाय फसल कौन सा है। यानी पश्चिमी एशियाई जो देश देखते हैं तो ऑप्शन ए में ईख है, बी में रबर है, सी में खजूर है, डी में चाय है। तो देखिए पश्चिमी एशियाई देश का जो जलवायु की स्थिति देखते हैं वह मरुस्थलीय है। यानी वहाँ क्या है कि मरुस्थल या अर्ध मरुस्थलीय क्षेत्र है, और मरुस्थलीय और अर्ध मरुस्थलीय वाली क्षेत्र की जो प्रमुख व्यावसायिक फसल होती है वह खजूर होती है। तो पश्चिमी एशियाई देश जो देख लिए कि वह मरुस्थलीय क्षेत्र है, तो वहाँ की प्रमुख व्यावसायिक फसल जो होगा वह खजूर होगा। तो इसका सही आंसर सी होगा। देखिए जूट के उत्पादन में किस देश का स्थान प्रथम है। यानी विश्व पटल पे जूट का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है। तो ए में बांग्लादेश, बी में चीन, सी में भारत, डी में पाकिस्तान। तो देखिए विश्व पटल पे सबसे अधिक जूट उत्पादक करने वाला देश जो है बांग्लादेश है। तो इसका सही आंसर ए होगा। लेकिन अगर इसी के जगह अगर पूछ दे कि जूट से निर्मित सामग्री का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है, तो उसमें भारत हो जाएगा। तो देख रहे हैं कि यहाँ जूट उत्पादन में है तो बांग्लादेश विश्व का सबसे बड़ा जूट उत्पादक देश है। तो इसका सही आंसर ए होगा। अगला देखिए, हीरा के खुदाई के लिए प्रसिद्ध रतनपुरा नामक खान किस देश में स्थित है। यानी रतनपुरा नगर जो है हीरा के खान के उत्पादन के लिए है, तो यह कौन सा देश में है। ए में जो भारत, बी में श्रीलंका, सी में चीन, डी में जापान। तो इसका सही आंसर बी होगा। यानी रतनपुरा नगर जो है हीरा खनन के लिए प्रसिद्ध है, जो कि श्रीलंका में स्थित है। तो इसका सही आंसर बी होगा। अब देखिए चिटगांव की पहाड़ियां किस देश में स्थित है। तो ऑप्शन ए में जो देखते हैं बांग्लादेश, बी में चीन है, सी में पाकिस्तान है, डी में एशियाई रूस है। तो चिटगांव की पहाड़ियां जो है कि वह बांग्लादेश में देखिएगा। यानी बांग्लादेश के दक्षिण पूरब में चिटगांव की पहाड़ियां स्थित है। तो इसका सही आंसर जो होगा ए होगा। अश्व अक्षांश का विस्तार कितने से कितने डिग्री अक्षांश वृत्त तक होता है। यानी अश्व अक्षांश का विस्तार जो है हॉर्स लैटिट्यूड, तो ए में जो है 0 डिग्री से 10 डिग्री, बी में जो है 60 से 65 डिग्री, सी में जो है कि 20 से 30 डिग्री, डी में जो है 30 से 35 डिग्री। तो देखिए अश्व अक्षांश जो है वह 30 से 35 डिग्री अक्षांशीय वृत्त
के बीच की जो क्षेत्र है उसको अश्व अक्षांशीय विस्तार कहा जाता है। यानी यहाँ जो होता है HP का बेल्ट होता है, क्योंकि हवा ऊपर से नीचे बैठती है। और देखिए इसका नामकरण अश्व अक्षांश इसलिए किया गया था कि यूरोपीय लोग जब भारत में व्यापार करने आते थे तो वह घोड़ा के शौकीन होता था। तो भारत से जब वह घोड़ा लेके यूरोप के तरफ चलता था तो जैसे 30 से 35 डिग्री अक्षांश वृत्त के पास जाता था तो वहाँ क्या होता था कि जहाज का चलना बंद हो जाता था, क्योंकि उस समय जो जहाज थी वह पाल वाली जहाज होती थी। यानी इस प्रकार से जहाज होती थी, उसमें कपड़ा बंधा हुआ होता था, उसी जहाज को पाल वाली जहाज कहते हैं। जो साइड से जब हवा चलती थी पूरब पश्चिम से तो वह जहाज आगे बढ़ती थी। लेकिन 30 से 35 डिग्री अक्षांश वृत्त पे क्या होता है कि हवा ऊपर से नीचे बैठती है, जिसके कारण वह जहाज की गति लगभग वहां रुक जाती थी और घोड़ा के भार अधिक होने के कारण जहाज डूबने लगती थी। तो वह व्यापारी जो घोड़ा को समुद्र में फेंक देता था। इसी कारण 30 से 35 डिग्री अक्षांशीय वृत्त की जो क्षेत्र होता है उसको अश्व अक्षांश कहा गया। तो इसका सही आंसर डी होगा। देखिए ध्रुवीय वाताग्र सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, यानी ध्रुवीय वाताग्र सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया तो ए में जो है जे वर्कनीज, बी में जो है लैम्फर्ट, सी में जो है फिट रॉय, डी में जो जॉली। तो देखिए जे वर्कनीज जो है ध्रुवीय वाताग्र सिद्धांत का प्रतिपादन किए थे, यानी वी वर्कनीज और जे वर्कनीज महोदय जो हैं तो इन्होंने ध्रुवीय वाताग्र का प्रतिपादन किए थे। तो इसका सही आंसर ए होगा। अब अगला देखिए कि भारतीय भूभाग किस गोलार्ध में स्थित है, यानी भारत का जो ज्योग्राफिकल एरिया है वह किस गोलार्ध में स्थित है। तो ए में जो है दक्षिण पूरब है, बी में उत्तर पूरब है, सी में दक्षिण पश्चिम है, डी में दक्षिण पश्चिम है। तो देखिए भारत का जो ज्योग्राफिकल स्थिति है वह उत्तर पूरब में स्थित है। तो इसका सही आंसर बी होगा। अब भारत का मानक समय रेखा कितने डिग्री देशांतर रेखा से होकर गुजरती है, यानी सभी देशों का अपना अलग अलग मानक देशांतर होता है जहां से समय देखा जाता है। तो भारत का जो मानक समय रेखा है वह कौन सा है। तो ए में देखिए कि 83.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, बी में 83.5 डिग्री पश्चिमी देशांतर, सी में 0 डिग्री देशांतर, डी में 180 डिग्री देशांतर। तो देखिए 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर जो है वह भारत का मानक समय रेखा है, वहीं से गुजरती है। तो इसका सही आंसर ए होगा। गंगा के मैदानी क्षेत्र में किस प्रकार की चट्टानों की बहुलता है। तो ए में जो है आग्नेय चट्टान, बी में रूपांतरित चट्टान, सी में कायांतरित चट्टान, डी में अवसादी चट्टान। तो देखिए गंगा के मैदानी क्षेत्र में जो है नदी के निक्षेप से निर्मित स्थलाकृति के कारण उस मैदान की उत्पत्ति हुई है। तो वहां जो चट्टानें पाई जाती है वह अवसादी चट्टानें पाई जाती है। तो इसका सही आंसर डी होगा। भारत में उत्तम कोटि के कोयला का विस्तार किस क्षेत्र में पाया जाता है। तो ए में जो है दामोदर घाटी, बी में नर्मदा घाटी, सी में सिंगरौली, डी में जो है जम्मू कश्मीर। तो भारत में उत्तम कोटि की कोयला जो है दामोदर नदी घाटी क्षेत्र में पाई जाती है। तो इसका सही आंसर जो होगा ए होगा। भारत के सबसे ऊंची चोटी निम्न में से कौन सा है। तो ए में जो है माउंट एवरेस्ट, बी में जो है गार्डविन आस्टीन, सी में नंदा देवी, डी में कंचनजंगा। तो इसका सही आंसर जो होगा गार्डविन आस्टीन यानी K2। देखिएगा इस क्वेश्चन को ध्यान रखिएगा, कभी आपको कंचनजंगा भी कहीं दिखाई पड़ती है तो वहां क्वेश्चन पे ध्यान देने की बात है। जब भारत के सबसे ऊंची चोटी जब पूछी जाएगी तो वहां K2 होगा यानी गार्डविन आस्टीन। और भारत में सबसे ऊंची चोटी जब पूछी जाती है उस स्थिति में कंचनजंगा होती है, क्योंकि K2 जो देखते हैं भारत के है, क्योंकि K2 जो है कि गुलाम कश्मीर यानी पाक ऑक्युपाइड कश्मीर वाली जो क्षेत्र है वहां पे स्थित है। इसी कारण भारत के जब पूछी जाती है तो गार्डविन आस्टीन हो गई, भारत में जब पूछा जाएगा तो कंचनजंगा। तो इस क्वेश्चन के अनुसार तो भारत के है, तो इसका सही आंसर बी होगा। देखिए अगला, निम्न में से कौन सा भाग गोंडवाना भूमि का हिस्सा है। तो देखते हैं कि ए में जो है गंगा का मैदान, बी में हिमालय पर्वत, सी में थार का मरुस्थल, डी में प्रायद्वीपीय भारत। तो देखिए कि सबसे पहले जो था कि पेंजिया था, पेंजिया का भंजन जो हुआ वह अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड के रूप में। तो इसी गोंडवाना लैंड का पार्ट जो पूछ रही है तो प्रायद्वीपीय भारत जो है वह गोंडवाना लैंड का पार्ट है, यानी प्राचीनतम दृश्य भूखंड का वह पार्ट है प्रायद्वीपीय भारत। तो इसका सही आंसर डी होगा। निम्न में से किस नदी का प्रवाह क्षेत्र अधिक है।
तो ए में जो है नर्मदा, बी में ताप्ती, सी में गंगा, डी में माही। तो देखिए गंगा नदी का प्रवाह क्षेत्र जो है भारत में सबसे अधिक है, तो इसका सही आंसर जो होगा सी होगा। निम्न में से किस नदी का उद्गम प्रायद्वीपीय पठार से नहीं है? तो ए में कृष्णा, बी में तीस्ता, सी में गोदावरी और डी में दामोदर। तो देखिए कृष्णा, गोदावरी, दामोदर यह सभी नदी जो है प्रायद्वीपीय भारत के ऊपर से ओरिजिन होती है। तीस्ता नदी जो है हिमालय रीजन से उत्पन्न होती है, इसलिए इसका सही आंसर बी होगा। अब भारत में शीतकाल में जो वर्षा होती है उसे किस नाम से जानते हैं? यानी भारत में जो देखते हैं कभी कभी शीतकाल में बारिश होती है तो उसको किस नाम से जानते हैं? तो ए में जो है ग्रीष्मकालीन मानसून, बी में पर्वतीय वर्षा, सी में भूमध्यसागरीय वर्षा, डी में पश्चिमी विक्षोभ। तो इसका सही आंसर डी होगा। यानी भारत में जो शीतकाल में जो बारिश होती है वह पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है, तो सही आंसर इसका डी है। अगला देखिए, निम्न में से कौन सा जिला उड़ीसा का सबसे सूखा ग्रसित जिला है? तो ए में जो है कालाहांडी, बी में भुवनेश्वर, सी में कटक, डी में पुरी। तो देखिए ओडिशा का सबसे सूखा ग्रसित जो जिला है वह कालाहांडी है, यानी इसका सही आंसर ए होगा। कपास की खेती किस तरह की मिट्टी में यानी किस प्रकार की मिट्टी में किया जाता है? तो ए में जो है नदी निक्षेप है, बी में लेटेराइट मिट्टी है, सी में बालुई मिट्टी है, डी में काली मिट्टी है। तो देखिए कपास की खेती के लिए जो होती है काली मिट्टी जो होती है सबसे उत्तम होती है, इसलिए इसकी सही आंसर डी होगा। पश्चिमी घाट के पश्चिमी तट पर किस प्रकार की वनस्पतियों का विस्तार पाया जाता है? तो ए में जो है ज्वारीय वन, बी में पर्णपाती वन, सी में कंटीला झाड़ी, डी में सदाबहार वन। तो देखिए पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढाल पे जो वनस्पति पाई जाती है वह सदाबहार वन है, तो इसका सही आंसर डी होगा। लेकिन यही पश्चिमी घाट के पूर्वी ढाल पे अगर पूछी जाती तो पश्चिमी घाट के पूर्वी ढाल के ऊपर जो वनस्पति है वह पर्णपाती वन है। तो यहाँ पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढाल पे पूछी गई है तो वह सदाबहार वन होगा, यानी इसका सही आंसर डी है। अब देखिए सिमलीपाल वन अभ्यारण्य किस क्षेत्र राज्य में स्थित है? तो ए में ओडिशा, बी में पश्चिम बंगाल, सी में बिहार, डी में मध्य प्रदेश। तो देखिए कि सिमलीपाल वन अभ्यारण्य जो है वह उड़ीसा में है, तो इसका सही आंसर ए होगा। गंगा डॉल्फिन को कब राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया? ए में जो है कि 5 अक्टूबर 2009, बी में जो है 10 नवंबर यानी 10 अक्टूबर 2009, सी में जो है यानी 5 जून 2009, डी में जो है 15 अगस्त 2009। तो गंगा डॉल्फिन को जो है कि 5 अक्टूबर 2009 को जलीय जीव के तौर पे उसे घोषित किया गया, यानी राष्ट्रीय संरक्षण के तौर पे जलीय जीव को, जिसके जो है नीतीश कुमार के यानी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आग्रह पे जो था कि 5 अक्टूबर 2010 को वर्तमान केंद्र सरकार यानी मनमोहन सिंह के द्वारा जो है कि 5 अक्टूबर 2009 को गंगा डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया, तो इसका सही आंसर ए होगा। भारत में कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर कृषि कार्य किया जाता है? तो ए में 70%, बी में 51%, सी में 33%, डी में 40%। तो भारत के 51% भूभाग पर कृषि कार्य किया जाता है, तो इसका सही आंसर बी होगा। यानी चावल के कटोरा के नाम से किस क्षेत्र को जाना जाता है? ए में जो है कृष्णा गोदावरी डेल्टा, बी में गंगा डेल्टा, सी में सिंधु डेल्टा, डी में ताप्ती डेल्टा। तो इसका सही आंसर जो है कृष्णा गोदावरी डेल्टा, यानी सही आंसर ए होगा, चावल कटोरा के नाम पे। देखिए भारत में कितने कृषि जलवायविक प्रदेशों में विभाजित किया गया है? यानी भारत को कितने कृषि जलवायु प्रदेशों में विभाजित किया गया है? तो ए में 15, बी में 13, सी में 17 और डी में 12। तो भारत को 15 एग्रो जलवायविक यानी कृषि जलवायविक प्रदेशों में विभाजित किया गया है।
यानी नीति आयोग के योजना आयोग के द्वारा उस समय की। देखते हैं, जबकि पूरे विश्व को 13 एग्रो क्लाइमेटिक रीजन में विभाजित किया गया है और भारत को 15, तो यानी इसका सही आंसर जो होगा ए होगा। अब देखिए अगला है, बृहद सिंचाई परियोजना कितने हेक्टेयर भूमि से अधिक सिंचाई को सम्मिलित किया। अरे बृहद सिंचाई परियोजना जो है कितने हेक्टेयर भूमि से अधिक सिंचाई की जाती है, तो उसको बृहद सिंचाई परियोजना के तहत सम्मिलित किया जाता है। तो ए में जो देख रहे हैं 2000 हेक्टेयर, बी में जो है 5000 हेक्टेयर, सी में 8000 हेक्टेयर, डी में जो है 10,000 हेक्टेयर से अधिक। तो बृहद सिंचाई परियोजना जो है, जिस परियोजना से 10,000 हेक्टेयर से अधिक भूमि सिंचाई होती है, तो उस सिंचाई परियोजना को बृहद सिंचाई परियोजना कहा जाता है, यानी इसका सही आंसर डी होगा। लघु सिंचाई परियोजना, तो यानी 2000 हेक्टेयर से कम भूमि जब किसी परियोजना से सिंचाई की जाती है तो उसको लघु सिंचाई परियोजना कहा जाता है। देखिए श्वेत क्रांति कहा जाता है, यानी श्वेत क्रांति किसको कहा जाता है। ए में जो है दूध उत्पादन, बी में शहद है, सी में सरसों उत्पादन, डी में गेहूं उत्पादन। तो इसका सही आंसर जो होगा ए होगा, यानी दुग्ध उत्पादन को श्वेत क्रांति के तौर पे कहा जाता है, पहचान की जाती है। अब देखिए निम्न में से कौन सा उद्योग समूह भारत का बृहत उद्योग समूह है। तो ए में जूट उद्योग, बी में सूती वस्त्र उद्योग, सी में कागज उद्योग, डी में जो है तेल शोधन उद्योग। तो भारत का सबसे बृहत औद्योगिक समूह जो है वह सूती वस्त्र उद्योग है, तो इसका सही आंसर बी होगा। 2018 के तहत एशिया महादेश के कितने प्रतिशत भूभाग पर एशिया में कितने प्रतिशत जनसंख्या शहरों में निवास करती है। यानी 2018 के तहत एशिया के कितने प्रतिशत जनसंख्या शहरों में निवास करती है। तो ए में 50%, बी में 20%, सी में 37%, डी में 70%। तो एशिया की 37% जनसंख्या जो है शहर में निवास करती है, तो इसका सही आंसर सी होगा। माउंट एवरेस्ट पर्वत चोटी किस देश में स्थित है। तो ए में नेपाल, बी में पाकिस्तान, सी में भारत, डी में एशियाई रूस। तो माउंट एवरेस्ट जो है नेपाल में स्थित है, तो इसका सही आंसर ए होगा। निम्न में से कौन सी नदी पूर्ववर्ती नदी है, यानी पूर्ववर्ती नदी है। निम्न में से कौन सी नदी पूर्ववर्ती नदी नहीं है, यानी नहीं है पूछ रही है। तो ए में ब्रह्मपुत्र, बी में सिंधु, सी में गंगा, डी में सतलुज है। तो देखिए ब्रह्मपुत्र, सिंधु और सतलुज नदी जो है वह पूर्ववर्ती नदी है, यानी गंगा जो है वह पूर्ववर्ती नदी नहीं है, तो इसका सही आंसर सी होगा। अब देखिए इरावदी नदी किस देश से होकर प्रवाहित होता है। ए में जो है भारत, बी में म्यांमार, सी में पाकिस्तान, डी में बांग्लादेश। तो इरावदी नदी जो है वह म्यांमार से होकर प्रवाहित होती है, तो इसका सही आंसर बी होगा। निम्न में से किस नदी तंत्र का संबंध बंगाल की खाड़ी से नहीं है। तो पहला देखिए ए में इरावदी नदी तंत्र, सी में जो है, बी में जो है सिंधु नदी तंत्र, सी में गंगा नदी तंत्र, डी में कृष्णा नदी तंत्र। तो देखिए इरावदी नदी तंत्र का भी जल जो है बंगाल की खाड़ी में गिरती है, गंगा नदी तंत्र की जो भी जल जो है कि वह बंगाल की खाड़ी में ही, कृष्णा नदी जल तंत्र का भी जल जो है कि बंगाल की खाड़ी में ही। तो सिंधु नदी तंत्र का जो है जल वह अरब सागर में गिरती है, तो इसका सही आंसर बी होगा। अगला, मृत सागर की औसत गहराई समुद्र तल से कितना मीटर नीचे है। तो ए में 408 मीटर, बी में 350 मीटर, सी में 500 मीटर, डी में 200 मीटर। तो देखिए 408 मीटर की इसकी औसत गहराई, यानी समुद्र तल से यह 408 मीटर नीचे है मृत सागर की गहराई, यानी मृत सागर की गहराई 4408 मीटर है। एशिया के किस छोर पर भूमध्यसागरीय जलवायु का प्रभाव पड़ता है, यानी एशिया महादेश के किस छोर पे। तो बी ए में दक्षिणी क्षेत्र, बी में जो है पूर्वी क्षेत्र, सी में उत्तरी क्षेत्र और डी में पश्चिमी क्षेत्र। तो देखिए कि आपको जो है एशिया महादेश के पश्चिमी छोर पर जो देखते हैं वहाँ भूमध्यसागरीय जलवायु की प्रभाव पड़ती है, यानी भूमध्यसागर से जो टच एरिया टच है वहाँ पे। तो इसका सही आंसर जो होगा वह पश्चिमी छोर यानी डी होगा। अब देखिए लौह अयस्क के उत्पादन में एशिया में प्रथम स्थान किस देश का है। तो ए में चीन है, बी में जापान है, सी में भारत है, डी में पाकिस्तान है। तो एशिया में लौह अयस्क के सबसे बड़ा उत्पादक देश जो है वह चीन है, तो इसका सही आंसर जो होगा ए होगा।
अब विश्व पटल पर प्राकृतिक गैस के उत्पादन में एशिया का योगदान कितना प्रतिशत है? ए में 40%, बी में 20%, सी में 35%, डी में 27%। तो एशिया के पटल पे जो विश्व की प्राकृतिक गैस की जो उत्पादन करती है उसमें एशिया का योगदान 27% है। तो इसका सही आंसर डी होगा। विश्व के कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत हिस्सा एशिया में निवास करता है? यानी पूरे विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या एशिया में निवास करती है? तो ए में 40%, बी में 60%, सी में 35%, डी में 80%। तो इसका सही आंसर बी होगा। यानी एशिया का पूरे विश्व का 60% जनसंख्या जो है एशिया में निवास करती है। तो इसका सही आंसर बी है। अब देखिए, पर्वत निर्माण के लिए भूसन्नति सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो ए में होम्स है, बी में कोबर है, सी में जोली है, डी में जो जैफ्रीज है। तो कोबर महोदय के द्वारा भूसन्नति यानी जियोसिंक्लाइन सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था पर्वत निर्माण के लिए। तो इसका सही आंसर जो होगा बी होगा। अब देखिए, सर्वप्रथम भूविज्ञान क्षेत्र में चक्रीय पद्धति का अवलोकन किसने किया? तो इसमें जो है कि आपका देखिए, सर्वप्रथम भूविज्ञान क्षेत्र में चक्रीय पद्धति का अवलोकन किसने किया? तो ए में जो देखिए जेम्स हट्टन का है, बी में डेविस है, सी में पेंक है, डी में होम्स है। तो सर्वप्रथम भूविज्ञान चक्रीय पद्धति का अवलोकन जो है डेविस के द्वारा किया गया है, यानी कि बी। अब अगला क्वेश्चन देखिए कि नदी के किस अवस्था में जल प्रपात के निर्माण होती है, यानी वाटरफॉल की उत्पत्ति? तो ए में तरुणा अवस्था, बी में प्रौढ़ा अवस्था, सी में जो है प्रथम जीर्णा अवस्था, डी में अंतिम जीर्णा अवस्था। तो नदी के तरुणा अवस्था में जो है वाटरफॉल यानी जल प्रपात की निर्माण होती है। तो यानी इसका सही आंसर ए होगा। पेल्टियर का संबंध निम्न में से किससे है? नदी अपर्दन चक्र से, वायु अपर्दन चक्र से, काष्ठ अपर्दन चक्र से, परिहिमानी अपर्दन चक्र से। तो पेल्टियर महोदय का संबंध परिहिमानी अपर्दन चक्र से है। तो सही आंसर इसका डी होगा। एक रूपतावाद सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? जेम्स हट्टन ने, डेविस ने, पेंक ने, एलसी किंग ने। तो देखिए, इसका सही आंसर जो होगा जेम्स हट्टन के द्वारा है। यानी एक रूपतावाद सिद्धांत का जेम्स हट्टन के द्वारा किया गया था। तो इसका सही आंसर ए होगा। क्रूमेल के अनुसार धरातल के कितने प्रतिशत भाग में जल का विस्तार है? तो ए में 29.8 है, बी में जो है 80.2 है, सी में जो है 75.6 है, डी में 70.2 है। तो देखिए, इसका सही आंसर जो डी होगा, यानी 70.2% भाग में जल है और 29.8% भाग में जो है स्थलीय क्षेत्र का विस्तार है क्रूमेल के अनुसार। तो इसका सही आंसर डी होगा। अब देखिए कि इस आकार की कटक किस महासागर में पाया जाता है, यानी पाई जाती है? तो ए में जो है हिंद महासागर है, बी में दक्षिणी प्रशांत महासागर है, सी में उत्तरी प्रशांत महासागर है, डी में अटलांटिक महासागर है। तो इस आकार की कटक जो है अटलांटिक महासागर में पाई जाती है, यानी जिसको मध्य अटलांटिक कटक भी कहा जाता है। तो इसका सही आंसर डी होगा। महासागरीय जल की औसत लवणता कितनी है? तो ए में देखिए कि 30/1000 है, बी में 35/1000 है, सी में 40/1000 है, डी में 25/1000 है। तो महासागरीय जल की औसत लवणता जो है 35/1000 है, यानी 1000 ग्राम में 35 ग्राम नमक होती है, यानी सैलिनिटी की मात्रा होती है। तो इसका सही आंसर बी होगा। महाभारत श्रेणी का विस्तार किस देश में है? यानी ए में बांग्लादेश, बी में नेपाल, सी में पाकिस्तान, डी में म्यांमार। तो इसका सही आंसर नेपाल है। यानी महाभारत श्रेणी का विस्तार जो पाई जाती है वह नेपाल में पाया जाता है, यानी सही आंसर बी। यानी लोएस पाठार किस देश में स्थित है? यानी लोएस का पाठार किस देश में स्थित है? तो ए में चीन है, बी में भारत है, सी में इराक है, डी में म्यांमार है। तो लोएस की पाठार जो है चीन में स्थित है। इसका सही आंसर ए होगा। यानी जो देखते हैं मंगोलिया के मरुस्थल से
जो पीली मिट्टी वायु उड़ाकर लेके आती है, जो बारीक कण धूल का, और वह चाइना के उत्तरी भाग में जब निक्षेप कर देती है, उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में, तो वहां जो एक पठार रूपी निर्माण होती है जिसको लोयस के पठार कहते हैं। तो इसका सही आंसर ये देखें। अगर मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है तो इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने मित्रों में इसको शेयर कीजिए। थैंक यू मित्रों।